लड़ाई के से जूझ करके और इसको हराना है। और मैं मानता हूँ जिस संकल्प और शिद्दत के साथ हम लोग लगे हैं, निश्चित रूप से कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। ज़रूरत है बहुत छोटी छोटी बातों की ध्यान देने की। जैसा कल मैंने कहा था कि हम अपने परिवार में बैठ करके, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है 25 तारीख से शुरू हुआ, आज इसके 8वां दिन इसका है, और प्रधानमंत्री जी ने हमारा आह्वान किया था कि 14 अप्रैल तक इस लॉकडाउन के समय में हमको अवश्य रहना है। 12 दिन अभी और शेष है। हम लोग आनंद से या किसी मजबूरी से इस समय को तो हमको बिताना ही होगा, एकांत रह के बिताना होगा। इस लड़ाई को इसी ढंग से लड़ना है। हमेशा ये कहा जाता है कि किसी चीज़ से लड़ना है तो इकट्ठे होकर लड़ो, लेकिन ये लड़ाई एकमात्र दुनिया की ऐसी दिखाई दी कि अकेले अकेले रह के लड़ो। जब हम अकेले रहेंगे तो लड़ पाएंगे, अगर हम इकट्ठे हो गए तो हम हार जाएंगे। ये पहला ऐसा मुकाबला है कि जो दौड़ने वाला नहीं बल्कि रुकने वाला जीतेगा। इसलिए रुक जाए, अपने स्थान पर रहें, अपने घरों में रहें। ये इसके पीछे मेरा आपका निवेदन है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हम लोगों से बात भी की। संयोग से हरियाणा की ओर से मुझे भी उसमें अपना विषय रखने का अवसर मिला। हमने हरियाणा के जितने भी इंतज़ाम किए हैं उन सब इंतज़ामात के बारे में जब मैंने उनको बताया तो कम से कम मुझे संतुष्ट लगे कि हरियाणा ने इस समस्या को रोकने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हरियाणा के अंदर जैसा हमको पता है कि लगभग 13,000 लोगों के ऊपर हमारे लोगों ने निगरानी रखी हुई है, जो लोग विदेश से आए हैं या विदेश से आने वाले लोगों के साथ जिनके संबंध आए हैं। बहुत लोग उनमें से हमारे ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं। मैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की बात कह रहा हूँ कि आज मेरी बातचीत का पूरा एक जो विषय रहेगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियाँ ये हम बरतें, क्योंकि हर दिन एक नए विषय के ऊपर आपके सामने मैं आऊँगा। तो आज के मेरे विषय में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारी भूमिका क्या रहे, किस प्रकार से हम इसको वहाँ पर फैलने से रोक सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत से लोग विदेशों से आए हैं, इसी प्रकार देश के अन्य भागों से भी हमारे यहाँ जो वहाँ से लौट करके आए हैं, इन सब लोगों से हमको सावधानी बरतनी है। और उस सावधानी में बड़ी सावधानी कि जो लोग आने वाले हैं उनको अगर तो सरकारी सहायता से अलग उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है, क्वारंटाइन की, किसी रिलीफ कैंप की, तो ठीक है। अन्यथा हम सब लोगों को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को 14 दिन के लिए कम से कम अलग स्थान पर रखें, उनको क्वारंटाइन में रखें। 14 दिन में यदि वो लोग सुरक्षित रहते हैं, कोई उनकी समस्या नहीं आती है, तो फिर उनको वहाँ से अपने गांव के लोगों के साथ शामिल किया जा सकता है। इसलिए मुझे एक बात की खुशी और भी है कि कुछ ग्राम पंचायतों ने फैसला लिया है कि हम गांव के अंदर जनता कर्फ्यू लगा के रखेंगे, ना उनको आने देंगे और ना किसी व्यक्ति को गांव से बाहर निकलने देंगे। गांव की सारी आवश्यकताएं इन 14 दिनों में गांव के अंदर ही पूरी करेंगे। ये बहुत एक अच्छी बात लगी है। ज़्यादातर गांव के अंदर इसी प्रकार की, बल्कि सब गांव में ऐसी स्थिति बनेगी तो मैं समझता हूं अपने गांव को हम कोरोना के इस प्रभाव से बचा पाएंगे, बचा सकेंगे। ये बहुत अच्छा एक विषय हमको लगा है। प्रधानमंत्री जी की बातचीत में हमने उनका धन्यवाद भी किया कि उन्होंने अभी 2 दिन पहले जो गरीब कल्याण पैकेज, एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी 1,70,000 करोड़ रुपए की, और वो 1,70,000 करोड़ रुपए में मुख्य जो गरीब के परिवारों को सहायता उन्होंने पहुंचाई है। उन्होंने 2,000 रुपया इस वर्ष की जो पहली किस्त किसानों के खाते में डालनी थी, उन्होंने उसमें डालने की बात कही। उन्होंने राशन के बारे में भी कहा कि गरीब परिवारों का राशन इस बार डबल कर दिया जाएगा, और डबल भी पहले जो थोड़ी राशि लेके किया जाता था, 1 रुपया अथवा 2 रुपया किलो जो लिया जाता था, इस बार कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जिसको 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता था उसको 10 किलो प्रति व्यक्ति मिलेगा। जिन परिवारों को एक मुश्त 35 किलो राशन मिलता था उनको 70 किलो राशन मिलेगा। उनको साथ में चीनी 1 किलो और सरसों का तेल ये भी इसी समय पर उनको दे दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार से राशन कम ना पड़े। बाकी व्यवस्था मुझे लगता है चाहे गरीब परिवार भी हो, राशन आने के बाद वो व्यवस्था अपनी कर लेता है। ये भी उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी।
किसान के बारे में बहुत चिंता व्यक्त की उन्होंने, क्योंकि किसान की इस समय फसल ये कटाई एकदम सिर पर है। संयोग से इस बार वर्षा और कुछ जगह पर ओलावृष्टि भी हुई, उसके कारण से भले 10 दिन देरी से फसल कटेगी, लेकिन हमारा जो इस समय का जो पीरियड है इसमें और भी कठिनाइयाँ आने वाली हैं। इस समय का हमको दोबारा से सोच समझ करके इसको दोबारा से इसका विचार करना पड़ेगा कि हमारी कटाई समय पर हो जाए, अनाज समय पर निकल जाए। लेकिन जहाँ तक विषय प्रोक्योरमेंट का है, मंडियों के अंदर प्रोक्योरमेंट करना भी एक बहुत बड़ी जटिल समस्या बनी हुई है, क्योंकि मजदूर यहाँ नहीं हैं और सब लोग इकट्ठे होकर के यदि मंडी में आते हैं तो हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का, आपस में दूरी पर रहने का जो विषय है वो भी उसमें भंग होता है। तो इस बार हमने ये विचार किया है कि कुछ ना कुछ इसमें रास्ता निकालेंगे, थोड़ा स्टैगर करेंगे, थोड़ा उस प्रोक्योरमेंट का जो काम है इसको अलग अलग फेजेज में करेंगे। जो बड़े किसान हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा इसमें हमारा सहयोग अवश्य आप दें, क्योंकि उसमें जो बड़ा विषय आएगा कि इस प्रोक्योरमेंट को हम 15 अप्रैल से जो शुरू कर रहे हैं सरसों की और 20 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं गेहूं की प्रोक्योरमेंट, तो ये एक साथ नहीं हो पाएगी। इसको 30 अप्रैल तक हमको ले जाना पड़ेगा। लगभग 2.5 महीने का ये समय, जो पहले लगभग 1 महीने में प्रोक्योरमेंट होती थी, इस बार हम विचार कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाया जाए और 30 जून तक ये जो प्रोक्योरमेंट है ये 2.5 महीने तक इसका समय लगेगा। हमारी डिपार्टमेंट के पास सब किसानों की कितनी फसल है, कितने एकड़ का उन्होंने फसल बोई है, अर्थात सरसों और गेहूं, उसका सारा रिकॉर्ड है। हम उनको दिनों के बारे में बताएंगे कि किस दिन किसको लेके आना है। इसके लिए हमें कठिनाई रहेगी कि आखिर उस अनाज को हम स्टोरेज कैसे करें। उसको आपको प्रबंध कराया जाएगा कि उसके लिए बोरियां, इसकी व्यवस्था करा दी जाएगी ताकि बोरी में भरवा करके और उसको सुखा करके, क्योंकि मॉइस्चर का यदि अनाज उसमें भरा जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी वो खराब हो सकता है। तो जितनी मॉइस्चर उसमें अलाउड है, जितनी निश्चित की गई है सरसों अथवा गेहूं में, उतनी मॉइस्चर के लिए हमको उसको सुखाना भी होगा। सुखा करके बोरियां भर के जहां स्टोर कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अथवा कोई भी मंडी के अंदर कोई स्थान मिलेगा उसमें कर सकते हैं। कुछ शेड्स मिलेंगे, चाहे वो डिपार्टमेंट के होंगे, चाहे सार्वजनिक होंगे, संस्थाओं के होंगे, उन शेड्स में आपको जगह दिलाई जाएगी ताकि हम अपनी बोरियां भर करके वहाँ रख सकें और उसको समय पर जब आपको बताया जाए उस समय उसको जा करके मंडी में बिक्री कर सके, ताकि स्मूथनेस और एक सहज तरीके से ये सारी प्रोक्योरमेंट हो सके। और मैं अपील करता हूँ सब किसानों से, छोटे हों या बड़े, उन सब को जब कहा जाए तभी मंडी में लेके आए। बड़े किसान खास करके थोड़ा देरी से आएंगे, उनके फिर भी सहन करने की थोड़ी शक्ति होती है, इसको हम करेंगे। जैसा मैंने बताया कि बैंकों का जो पैसा है वो भी जो 15 अप्रैल तक दिया जाता था, वो 15 अप्रैल की बजाय इस बार उसको बैंकों ने हमें एक सहूलत दी है कि हम 30 जून तक उस पैसे को जमा करा सकते हैं। 30 जून तक का जो भी ब्याज लगेगा उस ब्याज की जैसे भरपाई केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर करते थे, 7% की भरपाई इस बार वो सारी जो सरकार करेगी, उसको 30 जून तक का ब्याज वो सरकार ही देगी। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो इस निवेदन को मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि एक बड़ा विषय ग्रामीण क्षेत्र का वो ये आएगा। जहाँ तक जो लोग कोरोना के प्रभावित ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। कुल प्रदेश के अंदर अभी तक 29 लोगों का एक पॉजिटिव रिजल्ट आया था, जिसमें से 13 लोग ठीक होकर के अपने घरों को वापस चले गए हैं, जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। मात्र 16 लोग ऐसे हैं जो अभी भी इलाज जिनका हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। कुल प्रदेश में 13,000 लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही है जो विदेशों से आए थे। जैसा मैंने पहले बताया, उनका भी जिनके ऊपर शंका होती है उनकी टेस्टिंग के लिए उनको भेजा जाता है, नेगेटिव आने पर उनको छोड़ दिया जाता है। जो सामान्य मरीज हैं जिनका हॉस्पिटल में आजकल जाने की कठिनाई है, उनके लिए टेलीमेडिसिन की व्यवस्था ये शुरू कराई है। हो सकता है कुछ लोग इसके जानकार हों तो अपने घर में बैठे हुए भी ऐसे मरीजों का इलाज कराया जा सकता है। हमारे कुछ नए डॉक्टर्स, उनको भी हमने भर्ती किया है। आज से आयुर्वेद के डॉक्टर, BMS, GMS, इन सब को भी इस बेड़े में शामिल किया है ताकि ये लोग भी गांव-गांव जा कर के और कुछ इलाज के नाते से लोगों की सुविधा वो प्रदान कर सकें। हमने रिटायर्ड डॉक्टर्स जो वॉलंटियर का एक ऐप बनाया है, 70,000 लोगों में से 1,000 के लगभग डॉक्टर्स भी उसमें आए हैं
और वो डॉक्टर्स भी अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है हमने, जिला प्रशासन को, कि उन डॉक्टर्स की सहायता, जहां डॉक्टर कम हैं वहां पर डॉक्टर्स अथवा नर्सेज उनको लिया जाए। जहां तक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई है, ये सप्लाई निश्चित करने के लिए हमने सप्लाई चेन बनाई है। वॉलंटियर्स जो दुकानदार हैं राशन के, बाकी सब, उन सबको कहा है गांव-गांव के अंदर अपनी दुकानों पर राशन वो पहुंचाएं ताकि उस राशन की सप्लाई वहां हो सके। इसी प्रकार एक जो बड़ी कठिनाई आई थी हमको, माइग्रेंट लेबर, हमारे गांव में भी जो कोई मजदूरी करने के लिए आए हुए थे, समय था कि वो सब घर जाने के लिए तत्पर थे। हमने उनकी सबकी व्यवस्था की है, उनके लिए कैंप्स बनाए हैं, और उन कैंप्स से जो लोग आज रह रहे हैं उनमें से भी बहुत से लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि हम गांव में मजदूरी करने के लिए भी तैयार हैं, और अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम गांव के अंदर मजदूरी करके और अपना रोजी रोटी कमा करके वापस कैंपों में आकर के रह सकेंगे। इसी प्रकार से जो किसान की कटाई के लिए मनरेगा के लेबर्स, इसके लिए भी हमने केंद्र को पत्र लिखा है कि वो लोग हमारी सहयोगी बन जाएं और मनरेगा के अंतर्गत हमारे किसान की कटाई का काम, क्योंकि जो फसल गिर गई है ओले के कारण से, वर्षा के कारण से, उसकी कटाई हाथ से ही करनी पड़ेगी। हाथ से कटाई करने के लिए या तो मजदूर चाहिए, और मैं तो परिवार के सब लोगों को, हमारे परिवार के लोग जो आज से 20 साल पहले तो हाथ से कटाई करते थे, आज वो कटाई करना भूले हैं। लेकिन क्योंकि इस बार विशेष परिस्थिति है, आपत्ति काल है, कहा जाता है कि आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो ऐसी बिना मर्यादा को तोड़ करके भी अपने घर परिवार के लिए काम यदि करना है, स्वयं को भी मजदूर बन करके दराती उठा करके और हमको खेत में जाके काम करना पड़ेगा, तो हमको संकोच नहीं करना है, क्योंकि खेत अपना, खेती अपनी, अनाज अपना, साधन अपना, तो हम के अपने काम में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। इस काम को भी हम करें, मजदूर से कराएं, लेकिन इस बार के इस संकट को हम लोग मिल करके हल करेंगे। तो इसलिए हमने मनरेगा के लोगों को भी इस सारे सिस्टम में साथ में लगाया है। एक बड़ी बात जो 2 दिन से और आई है, आपने भी सुनी होगी, और वो है तबलीग के लोग जो मदरसे में, या जो इस प्रकार से निज़ामुद्दीन के अंदर जो लोग ट्रेनिंग लेकर के और गांव-गांव में या कई स्थानों पर तबलीग के धार्मिक प्रचार के लिए जाते थे, ऐसे लोगों के बीच में भी कोरोना वायरस जो फैला है उसकी शिकायतें हमको सारे देश भर में से आई हैं। और तब निज़ामुद्दीन में मार्च के दूसरे सप्ताह के अंदर जो इनके हज़ारों लोग इकट्ठे थे, वहाँ से जब देश भर में फैले तो एक बड़ी कठिनाई उसमें आ गई। हरियाणा में भी ऐसे जो तबलीग के लोग हैं लगभग 1300 ये यहाँ पाए गए हैं, जिसमें 107 तो विदेशी हैं, 900 के लगभग भारत के दूसरे प्रांतों के लोग जो हरियाणा में हैं, और ऐसे ही हरियाणा के जो लोग दूसरे प्रदेशों में अथवा विदेश में तबलीग के लिए गए हुए थे 280 लोग वो भी हैं। तो इस प्रकार ये सब संख्या 1300 बनती है। इन सबको चिन्हित कर लिया गया है और इनको क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। अगर आपको भी कोई ध्यान में आए, कोई नया व्यक्ति जो तबलीग से संबंध रखने वाला या तबलीग के जो लोग हैं उनसे साथ मिलने जुलने वाला, इसकी जानकारी आप अपने सरपंच के माध्यम से अथवा सीधे टेलीफोन नंबर पर 1075 पर हम दें, पुलिस का 100 नंबर है उस पर दें, या जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको दें, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति तबलीग के रूप में जो बाहर निकला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संभावना इनके कोरोना से प्रभावित होने की ये बनी हुई है। हमको अगले 1 आध दिन के अंदर इस सारे पर भी कंट्रोल करना है, बहुत देर न हो जाए। यदि देर हो गई तो एक बहुत बड़ी एक समस्या इसमें आ सकती है। हम लोग गांव के अंदर स्वच्छता का भी ध्यान रखें, यानी सरकार ने छिड़काव की सब व्यवस्था की है। वायरस का छिड़काव प्राय सब गाँव में करा दिया गया है। जो सीओज जिला परिषद हैं या बीडीपीओज डीडीपीओज हैं उनको भी सब ध्यान कराया गया है कि इसी स्वच्छता के मामले को ध्यान रखें, क्योंकि यदि स्वच्छता नहीं हुई तो इस वायरस के फैलने का ये डर रहता है। और गांव के अंदर एक आदत होती है लोगों के इकट्ठे बैठने की, इकट्ठे बैठ करके हुक्का पीते हैं, चारपाई पर बैठते हैं, चौपाल में बैठते हैं, ताश खेलते हैं, ग्रुप के ग्रुप बना के बैठते हैं। ये पहले दिन से, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से निवेदन किया गया था, ऐसे इकट्ठे नहीं बैठना है, इकट्ठे बैठ के हुक्का नहीं पीना है, इकट्ठे बैठ के ताश नहीं खेलना है। ये सब चीज़ों को भी हमको छोड़ करके और अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें सफाई स्वच्छता में अपने हाथ धोने का काम, अब क्योंकि शहरों के अंदर तो लोग क्या इसको बोलते हैं जिसके साथ सैनिटाइज़र लगा करके और अपने हाथों को साफ कर लेते हैं, लेकिन गांव में कई बार सैनिटाइज़र मिलना संभव नहीं होता है। तो कम से कम साबुन,
इसकी व्यवस्था जरूर रखें। साबुन के साथ अपने हाथ बार बार धोएं। अपने नंगे हाथों को मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर, आँख के साथ टच न करें, उनको छुएं नहीं, क्योंकि ये बीमारी फैलती बहुत तेज़ी से है। इसलिए स्वच्छता का भी हमको ध्यान रखना है। जहाँ तक संभव हो मुंह के ऊपर कपड़ा भी रखना है। अगर छींक आती है या खांसी आती है तो उस समय भी कपड़े के साथ उसको रोकना चाहिए, ताकि उसका फैलाव ना हो। बहुत सावधानियां हमको ये बरतनी होंगी। हम 21 दिन के इस समय में यदि बहुत बुरी आदत भी कोई हमको लगी हुई है, उसको छोड़ने का ये सुनहरी अवसर है। कभी कभी आदमी को लगता है कि मैं तो बुरी आदत लगी है, शराब पीने की आदत लगी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपने अभी, वैसे तो 7 दिन बीत गए हैं, आज से भी यदि हम इस पर संकल्प करते हैं और आने वाले 14 दिन में हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं, नशे से दूर रहते हैं, निश्चित रूप से इन 14 दिन के अंदर भी आपका स्वभाव बदल जाएगा। आपके जीवन की एक कमजोरी, एक कमी और एक बुरी आदत ये छूट सकती है। इसको भी हम लोग अगर ध्यान करेंगे तो बहुत बड़ा एक अपने साथ भी भला करेंगे, परिवार के साथ भी भला करेंगे। इस नाते से हमको ये सारे काम करने चाहिए। मैं ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, उनसे भी अपील करना चाहूँगा। हमारे गांव के पंच हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद, उनके चुने हुए सदस्य हैं, या गांव के नंबरदार हैं, गांव के चौकीदार हैं, गांव के जितने भी ऐसे लोग हैं, पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं, इनका भी अपना संपर्क लोगों के साथ बहुत रहता है। ये ग्रामीण हमारा जो नेतृत्व है, इनको चाहिए कि गांव को समझाएं। समझाने में पहला विषय सोशल डिस्टेंसिंग का, अलग अलग रहने का, अपने घर से बाहर न निकलने का, चाहे ये शहर हैं चाहे गांव हैं, इसका पालन हमको सब जगह करना होता है। आखिर हम नेता तो बनते हैं गांव के, अगर नेता हैं हम वास्तव में, तो निश्चित रूप से गांव के लोग हमारी बात मानेंगे। इसलिए हमारा नेतृत्व एक इस प्रकार से काम करे, क्योंकि कहा जाता है जो पंचायत होती है, पंचायतों के बारे में हमने एक शब्द सुना होगा, पंच परमेश्वर होता है। जब पंच परमेश्वर होता है तो हमको एक बहुत बड़ी संज्ञा दी गई है। पंचायत के लोग परमेश्वर का रूप है, और अगर आप परमेश्वर का रूप वास्तव में हैं, गांव के लोगों की भलाई चाहते हैं, उनके साथ न्यायप्रियता चाहते हैं, तो आज परमेश्वर का रूप बन के दिखाइए। और तब आप बनेंगे जब गांव को अपील करेंगे, जो गलत काम कोई ना खुद करेंगे न उनको करने देंगे, तभी हम परमेश्वर कहलाएंगे। इस विषय पर भी हम लोग जरूर ध्यान करेंगे। एक विशेष दृष्टि से मुझे कहना है आपको कि आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग बहुत कठिनाई में आज आए हैं, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे और नीचे की इकाइयाँ हों, क्योंकि जितना प्रदेश का रेवेन्यू है वो प्राय अब समाप्त हुआ है। कोई काम बाहर चल नहीं रहा है, ना एक्साइज ड्यूटी आ रही है, ना वैट आ रहा है, ना सेल टैक्स आ रहा है, ना स्टाम्प ड्यूटी आ रही है। यही सारे स्रोत होते हैं और सरकारों की कमाई के, इसी में से आगे सरकार खर्च करती है। जब ये नहीं होंगे, और केंद्र में भी का भी इस पर बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। फिर भी हम बहुत सी व्यवस्थाएं आपकी बनाए हुए हैं, बना करके उसके नाते से आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो हम आपको कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। हमने इसके लिए जो बहुत से प्रावधान किए हैं, जो गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ऐसी योजना जो पिछले वर्ष से चल रही है, उन सबको जो रजिस्टर्ड लोग हैं, लगभग 12 लाख परिवार हैं, इनको हम एक मुश्त 4,000 रुपया दे रहे हैं। काफ़ी लोगों को पहुंच गया है, बाकी आगे समय रहते उनको सबको पहुंच जाएगा। ये लगभग 12 लाख परिवारों को सबको पहुंचेगा। ऐसे ही जो हमारे लेबर के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इस नाते से लोग रजिस्टर्ड हैं, 3.5 लाख लोग ये भी हैं, इनको भी 1,000 रुपये प्रति सप्ताह ये हमने देना शुरू कर दिया है। लगभग 3.5 लाख लोगों को ये 1 लाख रुपया ये पहुंच चुका है। फिर हमारे जो बीपीएल के परिवार हैं, बीपीएल के परिवारों को राशन के साथ साथ 1,000 रुपये प्रति माह ये भी आज से जाना शुरू हो गया है। 1 दिन में 2 दिन में इनको सबको इनके बैंक खातों में ये पैसा भी पहुंच जाएगा। कुछ ऐसे लेबर क्लास के लोग हैं, या गांव के अंदर छोटे मोटा काम करने वाले लोग हैं, गरीब किसान होगा, जिनका इन सूचियों में किसी में भी अभी नाम नहीं आया है। शहरों के अंदर रिक्शा चलाने वाले लोग भी हो सकते हैं। ऐसे गरीब लोगों के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन शुरू किया हमने, और उस रजिस्ट्रेशन को आप CSC में जाकर के कर सकते हैं, या टेलीफोन नंबर है 1100, वहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनको भी 1,000 रुपये प्रति सप्ताह ये दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ इस प्रकार के जितने गरीब लोग हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। आज तिथि तक लगभग ऐसे लोगों को 250 करोड़ रुपया ये पहुंचाया जा चुका है। अगले सप्ताह में बाकी बचे लोगों को और भी पहुंचा दिया जाएगा। हम लोगों ने मनरेगा में, जिसकी आय 284 रुपये प्रतिदिन थी, जो प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण पैकेज था,
उसमें उन्होंने उसकी आय को बढ़ा करके 284 से 309 रुपया कर दिया है। और ये भी पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि अगर मनरेगा के लोगों को कृषि में कटाई के काम में उपयोग करेंगे तो ऐसे जो मजदूर हैं उनको भी लाभ होगा और किसान को भी लाभ होगा। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति ये हमको मिल जाएगी। किसान कल्याण के नाते से बहुत योजनाएं अन्य भी बनाई गई हैं। जैसे हमने विचार किया कि सब्जियां हैं, किसान जो सब्जी बोता है उस सब्जी की बिक्री के लिए भी हमने शहरों के अंदर एफपीओज बनाए हैं, ताकि किसान उन एफपीओज पर जाकर के अपनी सब्जी या सब्जी मंडी में बेचेगा तो उसको उसका पूरा ये लाभ ये मिलेगा। जहाँ तक दूध की बिक्री का सवाल है, ये शिकायत मिली है हमको कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने दूध खरीदने में कुछ या तो उनकी मजबूरी कहें या उनके यहाँ भी लेबर की कमी हुई या उनकी सप्लाई की कमी हुई, तो ये कमी भी हमको दिखाई दी है। हमने कल ही ऐसी सब सरकारी एजेंसियों को जो दूध को खरीदती थी उनको निर्देश दिया है कि गांव में सब लोगों का दूध जो पहले से हम प्रोक्योर करते आए हैं उसकी खरीद लगातार बनाए रखें, ताकि गांव के व्यक्ति की आय ये घटे नहीं। तो इसकी भी पूरी व्यवस्था हम करेंगे कि आपकी दूध की बिक्री ये पूरी की पूरी हो जाए। इस सारे विषय को पूरा करते हुए अंत में एक विषय मुझे आपसे कहना है कि आखिर सरकार की ओर से हमने कुछ लोगों से योगदान भी मांगा है कि उनकी सहायता, उनका सहयोग यदि मिलेगा, कोई अच्छा व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति उसमें योगदान करता है तो गरीब व्यक्ति की सहायता उसी में से की जा सकती है। तो इसके लिए कोरोना रिलीफ फंड, हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड, इसकी हमने स्थापना की है। और इसमें स्थापना जो की गई है इसमें जो तय किया गया कि प्राइवेट लोग, बड़े बड़े जो संपन्न लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, कॉरपोरेट लोग हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, वो लोग तो योगदान करेंगे ही करेंगे। हमने सरकारी कर्मचारी उनसे भी योगदान की अपील की है और उनको इच्छा के ऊपर योगदान करके उसके लिए एक पोर्टल बनाया है कि अपनी स्वेच्छा से, उस स्वेच्छा के आधार पर वो 1% से लेकर के 100% कितना ही योगदान कर सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत सैकड़े लोग ऐसे भी निकल करके आए जिन्होंने 100% अपनी इस महीने की तनख्वाह वो उस स्वेच्छा कोष के, उस कोष के अंदर डाली है। और अभी तक इसके अंदर 80,000 लोगों ने अपनी स्वेच्छा ये बताई है, जिसमें लगभग 40 करोड़ रुपए का योगदान उनके द्वारा ये बताया जा चुका है। लेकिन 80,000 के अलावा 2 लाख और लोग भी हैं जिन्होंने अभी इसके अंदर योगदान अपना करना है, उनके लिए भी। और ऐसे जो लोग पेंशन ले रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हमने एक पोर्टल बनाया है, ताकि वो लोग भी अपनी स्वेच्छा से, चाहे वो बुजुर्ग आदमी हैं, पेंशन से अपना काम चलाते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं कि हमें जितनी पेंशन मिलती है वो हमारे पास बहुत पर्याप्त तो रहती है, बल्कि ज़्यादा रहती है, हम इसमें योगदान कर सकते हैं। तो हमने उनको भी स्वेच्छा से आह्वान किया है कि इस महीने में जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो करें, क्योंकि कभी भी कोई संकट आता है उस समय ये संकट छोटा संकट नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी भी प्रकार के आज तक के हुए युद्धों में सबसे बड़ा संकट अगर है तो उन युद्धों से भी बड़ा ये संकट है। तो इस प्रकार किसी युद्ध से भी बड़ा ये संकट जब है तो हम सबको इसमें खुले रूप से आगे आना चाहिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पैसे वाला है, चाहे कम पैसे वाला भी है, तो भी आह्वान प्रधानमंत्री जी की ओर से ये है, चाहे 100 रुपया मात्र अगर कोई भेजता है तो एक फंड केंद्र में भी पीएम केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड ये बनाया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि 100 रुपये तक का भी यदि योगदान आप कर सकते हैं उसमें निश्चित रूप से करिए। तो चाहे प्रधानमंत्री के केयर्स फंड में हम करें, चाहे हरियाणा के कोरोना रिलीफ फंड में करें, या स्थानीय तौर पर भी हमको योगदान कर रहे हैं, अपनी ओर से अपने हाथ से योगदान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो योगदान करेगा वही समाज सेवी होगा। आपके पास धन बहुत है, लोगों की सेवा नहीं करते हैं तो आपको एक ही शब्द से पुकारा जाएगा, पैसे वाला तो बहुत है लेकिन कंजूस है। हमेशा न कहलाएं, नहीं भी हम कंजूस हैं, नहीं भी हम पैसे वाले हैं, सामान्य योगदान करने का अभ्यास तो हमारा हो ही सकता है। एक छोटी कहानी सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार एक बहुत बड़े पैसे वाले धनाढ्य व्यक्ति थे, उनके पास पैसा बहुत था लेकिन उनको पैसा देने की आदत नहीं थी, अभ्यास नहीं था। तो एक संतजन गए, कोई भी समाज सेवी व्यक्ति थे, उनका कि राजन तुम्हारे पास पैसा बहुत है और मैं समाज सेवा का ये काम करता हूँ, कोई भी काम उन्होंने बताया, आप मुझे 1,000 रुपया दे दो ताकि मैं सेवा के काम को आगे बढ़ा सकूँ। वो चूँकि पैसा देने वाला नहीं था, उसने कोई भी बहाना मारा कि मेरे पास तो 1,000 रुपया नहीं है अभी। उन्होंने कहा कि नहीं खाली नहीं लौटाना है, 1,000 नहीं दो तो 500 रुपया दे दो। लेकिन सामने वाला तो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं था, उसने 500 भी नहीं दिया।
उसने कहा 200 रुपया दे दो, उसने 200 भी नहीं दिया। उसने कहा 100 रुपया दे दो, उसने 100 भी नहीं दिया। वो भी व्यक्ति घटते घटते, क्योंकि उसको पैसा नहीं लेना था, उसको कुछ और बात कहनी थी, वो घटते घटते 100 रुपये से 10 रुपये पर आ गया, 5 पर आ गया, 2 रुपये पर आ गया, 1 रुपये पर आ गया। और जब इस व्यक्ति ने एक भी पैसा नहीं देने के लिए मना कर दिया तो उस व्यक्ति को और लगा कि मैं थोड़ा सा और नीचे चला जाऊं। वो 50 पैसे पर आ गए, 20 पैसे पर, 10 पैसे पर, 5 पैसे पर, 1 पैसे पर। अब जब इतना घटते जा रहे थे तो इस पैसे वाले धनाढ़ व्यक्ति को गुस्सा भी आ रहा था कि जो व्यक्ति 1000 रुपया मांगने लगा था वो 1 पैसे पर आ गया है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है, इसकी जरूर कोई ना कोई ऐसी आदत होगी जिसको ये पूरा करना चाहता होगा। उन्होंने कहा मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। कहने लगे अच्छा तुम्हारे घर में चूल्हा है? वो व्यक्ति कहने लगा हाँ है। उसमें राख है? कहने लगा हाँ है। तो उन्होंने कहा राख अगर है तो जाओ अपने घर के चूल्हे में से राख उठा के ले आओ और एक चुटकी भर राख मेरे हाथ पर रख दो। अब ये व्यक्ति कहता है कि तो आपने 1000 रुपया मांगा था, तब तो मुझे लगता था आपका कोई स्वार्थ होगा, 1 पैसे तक भी मुझे वही बात लग रही थी कोई स्वार्थ होगा, लेकिन आप 1 पैसे को भी जब छोड़ करके और आपने कहा कि राख लेके आओ एक चुटकी, तो इस राख का आप क्या करोगे? आपके हाथ में ऐसा कौन सा मंत्र है जो इस राख की चुटकी को आप सीमेंट बना लोगे और सीमेंट से आपका कुछ बड़ा भवन खड़ा हो जाएगा? कोई मंत्र क्या है बताइए, क्यों आपने राख मांगी है? अगर आप सही उत्तर मुझे देंगे तो जो कहेंगे वो आपको पैसा दे दूंगा। तब ये जो संत जन थे, जो जनसेवी व्यक्ति थे, इन्होंने बताया कि देखो बेटा, तुम्हारे पास धन अपार है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है। जन सेवा के लिए तुम उस पैसे को कहीं लगाते नहीं हो, तुम कंजूस हो, और कंजूस भी इतने जिसको कहते हैं कंजूस मक्खी चूस। ऐसे कंजूस बनने से तुम्हारा कोई नाम नहीं बनेगा, तुम्हें लोग गालियां ही देंगे। अगर तुम्हें देने की आदत लग जाएगी तो सब लोग तुम्हें बहुत बड़ा एक दानी कहेंगे। मैं तो केवल तुम्हारे हाथ को, जो अब आज तक देने की आदत नहीं है, एक मुट्ठी अगर एक चुटकी राख की ले आओगे मेरे हाथ पर रख दोगे तो तुम्हें देने की आदत लग जाएगी। आज तो तुम कंजूस हो, फिर तुम दानी कहलाओगे, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। मेरा तो इतना काम है, अगर आप कर सको तो करवा लो। उस समय उस व्यक्ति की आंखें खुली और समाज सेवा के लिए दान भी करना चाहिए, ये उसने उस समय समझाया। कुल मिलाकर बंधुओं, मेरा कहना इतना है, जब समाज की आवश्यकता पड़ती है तो हमको कम हो चाहे ज़्यादा हो, समाज के लिए योगदान अवश्य करना चाहिए। आपको भी ऐसे अवसर पर यदि कुछ भी अवसर आता है, उस अवसर का हमको उपयोग करना चाहिए। एक बात मैं और कहूँगा कि जब 21 दिन के लिए घर में रहने के लिए कहा जाता है तो परिवारों में, हालांकि कल भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि परिवारों के अंदर सब लोग आनंदित रहें, सब लोग अपनी कलाओं से, सब लोग अपनी कल्पनाओं से जो कुछ दूसरों को बता सकते हैं, कहीं किसी का मनोरंजन कर सकते हैं, वो भी करते रहना चाहिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, ऐसी बहुत सी कृतियाँ हमारे पास भी आ रही हैं, बहुत से चुटकुले आ रहे हैं। मुझे एक नौजवान साथी ने एक अभी गीत भेजा है, कल्पना करके भेजा है। उसने क्यों कल्पना की है, उस कल्पना में भले वो कल्पना तो बहुत एक नकारात्मक है, नेगेटिव है, शायद उसने कुछ सपना देखा है, उस सपने में उसने क्या सपने देखा है मैं आपको सुनाना चाहूंगा। थोड़ी देर का वो एक गीत है, अगर आपको सुनाऊं और आप सुनेंगे। हाँ, ये सुनिए। जूता था और लोगों फिर एक बार शुरू करता हूँ। घड़ा कसूता था, किसी का पाम चप्पल, किसी का पाम जूता था और लोगों काल का सपना घड़ा कसूता था। कदे चक्कर काटा है, कदे बैठे था एक सिंगाड़ आदमी, वो शब्द घना ऐठा था। कई जवाना की मौत, कई बुढ़ा का काज था। यमराज ढंगता आंख खोल के देखी, जो तो बावड़ी खोद यमराज था। यमराज मसान गया, थोड़ा सा काम गया, अड़ ना कोई अप्सरा नाच रही थी, उपरा तड़ी कसूती भीड़ माच रही थी। इतने में मन नजर घुमाई और मारा गांव की लुगाई बूढ़ी बैठी पाई। उनकी बात गांव चुल्ले आ रहे और पाल की थी। मन उन मत देखी कि कई मारी गाड़ की थी। फिर यमराज ने इशारत एक बात बता दी, और खेल ले ताश और भी वगा हुक्का न्यूका के एक ट्राली और बुढ़ले की रता दी। मैं हैरान था, कसूता परेशान था, क्योंकि जो हर मुद्दे पर छाती तान के अड़ा था वो लगभग हरियाणा आज यमलोक में पड़ा था। बालक बुढ़े याने शाने लासा का भंबुलिया मच रहा था। हदो गिर रही, अरे कोई भी नहीं बच रहा था। मैं डरता डरता गया, यमराज हाथ जोड़ के गया कि टेम तपल खुद का घर भर दिया। महाराज तना यो आदमी क्यों खत्म कर दिया। यमराज की शेली मेरका नहीं खड़गी, उसका माथा पर त्योड़ी पड़ गई।
सिंहासन का हाथ मार के उठा, उसका मुंह का ताला टूटा। बोला फालतू ना बोल जिए, नरक में तार दूंगा, ऐसा कमीण हूं मरे पाछा भी मार दूंगा। नू लागा था खड़ा खड़ा धरती में चाल गया, और देख के यमराज का गुस्सा यार मैं तो हाल गया। किसी की माँ, किसी का टापर, किसी का बाप रोवे, और मैं नहीं चाहता रहे कि आदमी धरती तक खत्म होवे। जितने भी धरती पर लाशा के ढेर धरे हैं, ये सारे खुद के हाथा मरे हैं। पूछिंता है एक बिना कोने टटा गया, ताश ओका खिलड़ तक कोने हटा गया। और जिस कोरोना ने आधी दुनिया खा ली, उसका इनने मजाक बनाया था। फेसबुक पर वी सपोर्ट लिखा, पर घर कोई बिठाया था। कितनी बार हाथ जोड़ जोड़ विनती कर गया, वो बेचारा थाड़ा मोदी कह के मर गया। ना मानो और पलट लो, ये मर गए ना सारे भुगत लो। जो तस्वीर भीतर में चल थी सारी धुल गई। इतनी देर में मेरी आंख खुल गई। रोंदा बिलखदा आदमी से क्या था, और लोगों मन आख्या था मर्दोड़ा इंसान देखा था। कोरोना की बीमारी और गच ना हो जा, अरे हाथ जोड़ू हूं कि यो सपना सच ना हो जा। मेरे कनी नाड़ घुमाओ। एक बात बताओ, -C पे बाजी न फेलोगे, अरे जब के हो जगह थम भी न ताश ना खेलोगे। और जो ये कट्ठे बैठ के ओका गुड़गुड़ावे हैं बावड़े हैं रे, वे घरा मौत न बुलावे हैं। भगवान ना करे यो कोरोना एक कभी हो जाएगा, माँ की सू पूरा का पूरा काम सो जाएगा। गणा नहीं, बस इतना सोच लो कि थारे माँ बाप आखा का शामी मरे हैं, थारे बालक थारे दौरे आण डरे हैं। जब फिर भी नहीं सुधरेगा संजीत, तो भाई अपने राम राम और बते रहे हैं हमने काम। जन्नुए रही गया तो सपना हकीकत में बदलता बाहर नहीं लावेगा, और इन गामा में तो फिर कोई इंसान जिंदा नहीं पावेगा। मन बेरा है, घने दुख आवे हैं, सह लो। जाता हाथ जोड़ के कहूँ, एक महीना अपना अपना घर रह लो, रह लड़ लो। एक महीना अपना अपना घर रह लो, अपना अपना घर रह लो। देखा आपने सुना, एक कलाकार की एक कल्पना कि कहीं भयावह स्थिति ऐसी न बन जाए जिसमें हम इस सावधानी को यदि न बरतें तो इस प्रकार का भयानक एक दृश्य भी उत्पन्न हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग इन सब बातों को ध्यान करें और आने वाला जो समय है उस सावधानी को बरकरार रखें। मैं इसी प्रकार से कल आपके पास फिर 5 बजे आऊँगा, एक नए विषय पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।